नेशनल हेराल्ड केस एक अखबार जिसने देश की स्वतंत्रता में सबसे अहम भूमिका निभाई, जिसने आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को बुलंद किया। आज वही अखबार दूसरे अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। वजह है उस अखबार को प्रकाशित करने वाली कंपनी की जमीन पर हुआ गड़बड़झाला। इस गड़बड़झाले में उन लोगों का नाम सामने आया जो देश की सियासत के सबसे ज्यादा चर्चित और फेमस चेहरे हैं। नाम है सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सोनिया और राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है जिस नेशनल हेराल्ड अखबार को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। आखिर उसी अखबार से जुड़े मामले में उन्हीं के परिवार के लोगों पर आरोप क्यों लग रहे हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये नेशनल हेराल्ड मामला आखिर है क्या। साल 1930 के दशक में भारत में स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। तमाम स्वतंत्रता सेनानी लोगों को अपने साथ जोड़कर आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार आजादी के लिए हो रहे आंदोलनों को दबाने के लिए लगातार प्रचार कर रही थी। ब्रिटिश सरकार के पास कुछ जरूरी संसाधन जैसे कि अखबार और रेडियो की सुविधा थी, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को इसी चीज की कमी खल रही थी। स्वतंत्रता सेनानियों को अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा था और राष्ट्रीय एकता को उस स्तर पर बढ़ावा नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में साल 1937 में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई स्वतंत्रता सेनानियों जैसे पुरुषोत्तम दास टंडन, कैलाश नाथ काटजू और कृष्णदत्त पालीवाल ने एक स्वतंत्र अखबार की स्थापना की योजना बनाई। इसके बाद इसी साल एक कंपनी की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया AJL यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना के बाद साल 1938 में एक अखबार की भी स्थापना कर दी गई जिसका नाम रखा गया नेशनल हेराल्ड। इसके बाद इस अखबार को AJL कंपनी प्रकाशित करने लगी। 3 सितंबर 1938 को नेशनल हेराल्ड अखबार का पहला संस्करण लखनऊ से प्रकाशित हुआ। धीरे धीरे ये अखबार भारतीयों को शिक्षित करने लगा और उन्हें स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने का जरिया बन गया। इसके बाद देश आजाद हो गया और फिर भी ये अखबार चलता रहा। लेकिन 1990 के दशक में नेशनल हेराल्ड अखबार को प्रकाशित करने वाली कंपनी AJL आर्थिक संकट से जूझने लगी। बढ़ता कंपटीशन और आधुनिक पत्रकारिता के साथ तालमेल न रख पाने के कारण इस अखबार के पाठकों की संख्या लगातार कम होती चली गई। इससे कंपनी की इनकम भी कम होती गई। साल 2000 तक नौबत ऐसी आ गई कि AJL का अपने कर्मचारियों की तनख्वाह, छपाई और बाकी खर्चे पूरा करना भी मुश्किल होने लगा। अब AJL को जरूरत थी आर्थिक मदद की। ऐसे में AJL ने कांग्रेस से कर्जा लेना शुरू कर दिया। साल 2002 से 2008 तक AJL ने कांग्रेस से 90 करोड़ 25 लाख रुपए का कर्जा ले लिया था, लेकिन फिर भी AJL की स्थिति बेहतर नहीं हो पाई। नतीजा ये रहा कि 2 अप्रैल 2008 को AJL ने सभी अखबारों का प्रकाशन बंद कर दिया। इसके बाद 23 नवंबर 2010 में एक गैर लाभकारी कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL की स्थापना होती है। इस कंपनी में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी की 38% यानी कि कुल 76% की हिस्सेदारी थी। वहीं 24% की हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के पास थी। इस कंपनी की शुरुआत 5 लाख रुपए से हुई थी। पत्रकार सुमन दुबे कंपनी की पहली डायरेक्टर थी। इसके बाद 13 दिसंबर 2010 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी कंपनी के डायरेक्टर बने। आरोप ये है कि यंग इंडिया लिमिटेड की स्थापना के 2 महीने 13 दिन बाद कांग्रेस ने AJL के 99% शेयर यंग इंडिया लिमिटेड के नाम पर कर दिए, जिससे कि AJL की तब 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर YIL का कंट्रोल हो गया। इसके बाद साल 2012 में ये मुद्दा तब कांग्रेस के गले की फांस बन गया जब BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार को हासिल करने के लिए महज 50 लाख रुपए दिए थे। मतलब ये कि YIL ने महज 50 लाख रुपए में AJL के सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया था। आज उसी संपत्ति की जमीन करीब 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। खैर, 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद ईडी ने पहली बार इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। इसके बाद ये मुद्दा सियासत का सबसे चर्चित मुद्दा बन गया, क्योंकि इसमें गांधी परिवार की भूमिका सवालों के घेरे में रही। खासकर चुनाव के समय इस मुद्दे को और ज्यादा धार मिल जाती है। 2014 के बाद से बीजेपी ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर हमेशा लपेटे में लिया।
नतीजा ये हुआ कि साल 2023 से 2025 के बीच AJL और YIL की 751 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया। वहीं इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी कई बार ईडी ने पूछताछ की। साल 2022 में ईडी ने राहुल गांधी से करीब 5 बार पूछताछ की। पहली पूछताछ 13 जून 2022 को हुई। 14 जून 2022 को दूसरी दफा राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके बाद 15 जून, फिर 20 जून और फिर 21 जून को राहुल गांधी से पूछताछ की गई। मतलब जून महीने में 5 दिन राहुल गांधी से करीब 40-50 घंटे तक ईडी ने सवाल जवाब किए। इसके बाद ईडी ने जुलाई के महीने में सोनिया गांधी से भी पूछताछ की। 21 जुलाई 2022 को पहली दफा सोनिया गांधी से पूछताछ हुई और करीब 2-3 घंटे तक सवाल जवाब हुए। फिर 26 जुलाई और फिर 27 जुलाई को सोनिया गांधी फिर से ईडी दफ्तर में पहुंची। 3 बार की पूछताछ में सोनिया गांधी से करीब 11-12 घंटे ईडी ने सवाल जवाब किए। इसी साल ईडी ने अगस्त महीने में दिल्ली स्थित यंग इंडिया लिमिटेड के ऑफिस को सील कर दिया। अब 2025 की 15 अप्रैल को ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। अब सवाल ये है कि ईडी की चार्जशीट में जिन कांग्रेस नेताओं को आरोपी बनाया गया है, अगर उनके खिलाफ ईडी सबूत पेश करती है तो फिर क्या कार्रवाई होगी। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत दायर चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA 2002 की कई धाराएं जोड़ी हैं, जिसमें PMLA की धारा 3 और धारा 4 शामिल हैं। अगर आरोप साबित होते हैं तो आरोपियों को 7 साल की सजा और जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं ईडी का दावा है कि उसके पास पैसों के लेन देन और दूसरे लेन देन के दस्तावेज मौजूद हैं। हालांकि कांग्रेस ऐसे किसी भी तरीके के आरोपों से साफ इनकार करती आई है। कांग्रेस ईडी की जांच पर सवाल उठा रही है और इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, लेकिन सच क्या है शायद कुछ ही दिनों में सबके सामने होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कुछ और जानकारियों के साथ अगली वीडियो में एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।